हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राधेश्याम धरनिया। और अपन ने है वो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए और डिस्क के लिए, सर्कुलर रिंग के लिए एंड यूनिफॉर्म सिलेंडर के लिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं स्क्वायर स्लैब के लिए। तो स्क्वायर स्लैब के लिए अपन जब देखते हैं तो अपने को पता है रेक्टेंगुलर स्लैब और इसके अंदर क्या फ़र्क होता है कि उसके अंदर जो शॉर्ट साइड है वो इसके अंदर, या शॉर्ट साइड या लॉन्ग साइड अपन कुछ भी बात करें तो वो दोनों इसके अंदर स्क्वायर स्लैब के अंदर इक्वल होगी। ठीक है, तो वहाँ पे अगर अपन I1 है वो MB² कर रहे थे, यहाँ पे B की जगह ऐसे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो MA² हो जाएगा। I2 है, देखो I2 है ना, ये है वो, ये भी I1 के इक्वल होगा, है ना। क्यों इक्वल होगा कि अपने को पता है कि ये जो है स्लैब है वो एक प्लेन के अंदर है। ठीक है, अगर मैं इस एक्सिस को, एक्सिस नंबर 2, इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस ऐसे ले लेता हूँ मैं, अगर ठीक है ऐसे एक्सिस ले लेता हूँ और फिर मैं ये परपेंडिकुलर एक्सिस देखता हूँ। ठीक है, तो जो दो 90 डिग्री पे, एक दूसरे से 90 डिग्री पे एक्सिस है, ठीक है, और इस प्लेन के अंदर है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना। तो ये होगी इन इस एक्सिस और ये एक्सिस है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर अपन एक एक्सिस एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो जो 4 नंबर एक्सिस है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से अपन देखते हैं तो ये I2 एंड ये इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है जो प्लेन के अंदर है ना, वो इस I4 की इक्वल होगी। ठीक है, और I2 है वो एक्सिस जो एज्यूम कर रहे हैं वो एक दूसरे के इक्वल होगी, उनकी वैल्यू I की उनके ना, तो ये हो गया। ठीक है, ठीक है, अब अपन अगर I4 देखते हैं तो I4 I1 + I3 हो जाएगा। ठीक है, MA²/6 और I1 I2 I3 है वो जो परपेंडिकुलर एक्सिस से जो जा रही है उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं, और इसके डेरिवेशन करने की अपने को ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्लैब के अंदर अपन B की जगह ऐसे रिप्लेस कर देंगे ना, तो वो हो जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, अब सॉलिड स्फीयर है वो अपन, अपने को इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि नीट के लेवल पे इतना है वो पूछा नहीं जाता, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और अगर किसी को पढ़ना है ये तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता देना, मैं एग्जाम्पल्स के अंदर वो करवा दूंगा। ठीक है, और एक हल्का सा आइडिया मैं ये दे देता हूँ आपको कि जैसे स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर को अपन डिफरेंट रेडियस की डिस्क से बना हुआ मान सकते हैं ना। जैसे एक किनारा है स्फेयर का, वहाँ पे अगर मैं एक हल्की सी बहुत ही कम थिकनेस की मैं एक डिस्क काटूँ, ठीक है, तो उसकी रेडियस अपने को पता है कि नेग्लिजिबल सी होगी। ठीक है, जैसे जैसे अपन रेडियस की तरफ जाएंगे वैसे वैसे उन डिस्क की रेडियस है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो अपने को एक, जैसे मतलब यहाँ से, जैसे मतलब मैंने ये एक डिस्क मान ली है ना, फिर एक डिस्क ये हो गई, एक डिस्क ये हो गई, है ना। आप इसको 3D में एज्यूम करके और ऐसे कट करोगे, जैसे है ना, ये पार्ट सपोज आपने कट कर लिया। ठीक है, तो ये अगर आप वैसे देखोगे ना तो ये एक डिस्क लाइक होगा ना, और जो ये सबसे ऊपर ये वाली डिस्क कटेगी ना, इसकी रेडियस एकदम नेग्लिजिबल होगी। एक यहाँ पे जो डिस्क कटेगी उसकी मैक्सिमम होगी ना इनके अंदर, तो वो है। तो इसके अंदर अपन इसको कैसे करेंगे, सेंटर पॉइंट से इसके 2 पार्ट मान लेंगे ना,
माइनस आर, इधर माइनस आर मान लेंगे, सेंटर पॉइंट है वो 0 मान लेंगे कोऑर्डिनेट है ना, और ऊपर है वो प्लस आर मान लेंगे। फिर अपन एक ये जो एक्सिस, ये जो डिस्क एज्यूम की है ना, तो इसकी यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस ले लेंगे, एक इस पॉइंट की डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। और फिर इसका एरिया हो जाएगा वो पाई इंटू इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो कहीं ना कहीं इससे और इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो वो वैसे हो जाएगा। एग्जाम्पल में अपन उसको वैसे देख लेंगे, ठीक है, तो एकदम समझ में आ जाएगा। बट फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि जो डायमीटर के अलॉन्ग जो एक्सिस जाती है, इसके अंदर ना ये कोई लफड़ा नहीं है कि मतलब आप परपेंडिकुलर एक्सिस देखो प्लेन की, क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है ना। 3D के अंदर इसके अंदर सिर्फ सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस होगी ना, वो डायमीटर के अलॉन्ग ही जाएगी, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है उसका 2/5 mr², और ये एक्सिस नंबर 2 है वो 1 के पैरेलल है, ठीक है। r डिस्टेंस पे है तो I1 प्लस mr² यानी 7/5 mr², ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट होलो स्फीयर, ठीक है। तो होलो स्फीयर है, इसके अंदर अपन उसके अंदर अपन डिस्क एज्यूम कर रहे थे ना, अलग अलग रेडियस की। इसके अंदर अपन अलग अलग रेडियस की रिंग एज्यूम कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये है वो डायमीटर के अलोंग है, सेम ही फंडा है सॉलिड स्फीयर के अंदर और इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस वो है एक ही होगी, है ना, वो एक्सिस होगी डायमीटर से जाएगी वो, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो हो जाएगा 2/5 mr²। ये भी 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और एक्सिस नंबर 2 है वो आई सेंटर ऑफ मास प्लस दोनों आई सेंटर ऑफ मास से ये जो 2 नंबर एक्सिस है इसकी कितनी दूरी है, तो वो दूरी हो जाएगी r, ठीक है। ये दूरी है वो हो जाएगी r। तो ये हो गया आई सेंटर ऑफ मास प्लस इसका मास इंटू r², I1 प्लस mr², ठीक है। तो ये हो गया 5/3 mr², ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं यूनिफॉर्म सिलेंडर के लिए। वैसे तो अपन ने डेराइव किया था ना, सबसे पहले इसी का डेराइव किया था, ठीक है। अब उस टाइम में अपन ने 1 नंबर एक्सिस है वो डेराइव किया था सिर्फ, है ना। अब देख लेते हैं कि अगर ये एक्सिस नंबर 2 के अलोंग हो तो कितना होगा। तो एक्सिस नंबर 1 ये है जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे अपन। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो I1 प्लस mr² इज इक्वल टू I2, ठीक है। ऐसे ही अपन I3 देखते हैं। तो देखो I3 है ना वो इंटरेस्टिंग है ना। अगर अपन देखो ये डिस्क से बना होता है ना, सिलेंडर है ना वो एल लेंथ में से डिस्क है ना वो रखी हुई होती है ना, वो होती है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास से जो इसको सिलेंडर को इसके लेंथ के परपेंडिकुलर कट कर रही है ना, वो लाइन है ना, तो वो क्या होगा देखो। एक तो वो डिस्क के डायमीटर के लॉन्ग एक्सिस है, ठीक है, उसका हो जाएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/4, ये हो गया। अब देखो कि डिस्क है, जैसे ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है ना, मैंने इसको आईब्रोज की पैरेलल मान लिया, ठीक है। ऐसे डिस्क रखी हुई है, ठीक है। अब इसके डायमीटर के अलोंग जो एक्सिस जा रही है उसके लिए mr²/4 हो जाएगा। अब एक एक्सिस है वो मेरे चिन के वहाँ से जा रही है, ठीक है। तो उस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा। तो जो आईब्रोज से जा रही है ना उस एक्सिस से, और ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है, मतलब तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ वाली डिस्क है वो L/2 दूरी पे है, इधर वाली लास्ट वाली डिस्क है वो भी L/2 दूरी पे है ना। तो इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। जैसे अपन रोड के अंदर देखते हैं ना, वो रोड वाला सीन इसी के अंदर है। अगर अपन लेंथ की बात करते हैं
तो रोड वाला सीन इसी के अंदर है, सिलेंडर के अंदर। तो रोड के लिए कितना होता है ml²/12। तो I3 हो गया mr²/4। ये हो गया डिस्क के डायमीटर के अलोंग का, है ना। और ml²/12 होता है रोड की सेंटर ऑफ मास से रोड की लेंथ के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जाती है उसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया I3। और I4 है, वो I3 तो अपने को पता सेंटर ऑफ मास से जा रही है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये देखो, ये 3D ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके अंदर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगेगी, है ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, उससे अपन I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू L बाई, ये कितना हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। I3 प्लस m L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और वैसे भी अपने को पता है कि रोड के किनारे से जो एक्सिस जाती है उसके लिए होता है ml²/3। तो वो हो गया ये। और डिस्क के डायमीटर के अलोंग होता है mr²/4, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हो गया सॉलिड सिलेंडर। अब देख लेते हैं हॉलो सिलेंडर के अंदर क्या सीन होता है। तो हॉलो सिलेंडर के अंदर अपन रिंग है, रिंग को ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। तो I1 है वो हो जाएगा mr², ठीक है। देखो मतलब मास m है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है ना। तो अब मेरी अंगुली की जो पेरीफ्री है ना, ये पेरीफ्री है ना, इसको आप फॉलो करो, ठीक है। तो इसके एक्सिस हो गए, ठीक है, ये बीच जो एक्सिस है उससे ये अंगुलियां हैं वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे है ना, अंगुली और ये हाथ है ना। तो वो हो गया। तो इसके अंदर भी यही सीन है कि जो सारा मास है वो r डिस्टेंस है ना, वहाँ पे अरेंज हो रखा है। तो मैं एक पार्टिकल मान सकता हूँ इस रिजिड बॉडी को, है ना, कि एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल वो r डिस्टेंस पे पड़ा है, ठीक है। क्योंकि अब देख लो इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई भी पार्टिकल है, रिजिड बॉडी मैंने बताया था बहुत सारे पार्टिकल से बनी होती है ना। इस सिस्टम के अंदर, इस रिजिड बॉडी के अंदर आप देख लो कि कोई भी पार्टिकल है ना, वो इस एक्सिस से r दूरी से कम या ज़्यादा नहीं है ना। सारे पार्टिकल्स इस एक्सिस से r दूरी पर अरेंज्ड है, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करता हूँ मैं, है ना। तो इसका मैं मान सकता हूँ, एक पार्टिकल मान सकता हूँ अगर मैं इस जो इसके बेस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जाती है सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। तो I1 हो गया mr²। अब अपने को पता I2 है ना, वो इसके पैरेलल है। तो ये हो गया I सेंटर ऑफ मास और ये हो गया डिस्टेंस r। तो I1 प्लस mr², 2mr², ठीक है। I3 के अंदर वही सीन जो सॉलिड सिलेंडर के अंदर था, mr²/2। यहाँ पे रिंग है, रिंग के अंदर डायमीटर के अलोंग जो एक्सिस जाती है ना, उस पर कितना होता है mr²/2। तो आप ऐसे रिंग अरेंज्ड है ना, ठीक है, ऐसे रिंग अरेंज्ड है, ठीक है। तो वो हो जाएगा, ठीक है। और रिंग अगर ऐसे अरेंज्ड है और मैं ऐसे एक्सिस ले रहा हूँ ना, तो क्या होगा, वो डायमीटर के अलोंग एक्सिस होगी और मैं इस होल डिस्टेंस है ना उसके अंदर मैं उसका अलग से ले लूँगा, जैसे रोड का होता है। अब जैसे I4 है ना, तो ये क्या है, ये किनारे से जा रही है रोड के अंदर, किनारे से ये एक रोड मान सकता हूँ एक बार के लिए मैं, ठीक है। तो रोड माना तो मैंने ml²/3 होता है, किनारे से जाती है उसके लिए, है ना, ml²/3 होता है, ठीक है। अब ये है वो इस एक्सिस से ऐसे ऐसे न होके, मतलब ये एक्सिस ऐसे है सपोज, ठीक है। तो अब ये हाथ है, ठीक है, इस हाथ को आप एंटीरियर पोस्टीरियरली देखोगे तो इस हाथ के पोस्टीरियरली है वो है मेरी बॉडी,
और एंटीरियरली है वो कैमरा है ना, जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ना। तो क्या हो गया कि तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का कौन निकालेगा, ये अगर आप देखो तो ये है वो, ये प्लेन के अंदर की तरफ है ना, देखो ये 3D दिखा रहा है मतलब, है ना, ठीक है। तो आप ये जो दूर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसका निकालोगे तो इसका कितना हो जाएगा, mr²/2। ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिंग के लिए डायमीटर से एक्सिस जाती है वो, उसके लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया होलो सिलेंडर के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो अपन ने ये अपन लास्ट में क्यों पढ़ रहे हैं ना, तो ये अपन लास्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको सारे क्वेश्चन है पहले क्लियर हो, ठीक है। और लास्ट में अपन थ्योरम पढ़ेंगे ना तो अपने को एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये थ्योरम है ना वो अपन ऐसे अप्लाई की तो ये थ्योरम यही है ना, फिर अपने को इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देयर आर टू इम्पोर्टेंट थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया which in some case enable the moment of inertia of a body to be determined about any general axis। मतलब अपन एक के लिए डिराइव करते हैं, ठीक है, कुछ और लेता है, ठीक है, फिर उसके लिए अलग से डिराइव करो। तो ये जो थ्योरम है ना ये परफेक्ट वेट थी, है ना। तो इस थ्योरम को अपन अपना के अपन कोई भी एक्सिस है, मतलब चाहे वो सेंटर ऑफ मास से हो, चाहे वो एक्सिस बाहर हो बॉडी से, चाहे वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से दूर हो ना, कहीं पे भी एक्सिस हो वो अपन निकाल सकते हैं। और ये है ना देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, वो तो 2D ऑब्जेक्ट हो चाहे 3D ऑब्जेक्ट हो, हर किसी के लिए अपन देख सकते हैं, ठीक है। और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है वो सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है ना। अब अपन देखते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो ये रही थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आई सेंटर ऑफ मास से ये जा रही है ना, और एक है ये इनके बीच में डिस्टेंस आर है, तो आई इज इक्वल टू इस एक्सिस का आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इस बॉडी का मास एंड तो इन दोनों के बीच में दूरी। दिस रिलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट टू पैरेलल एक्सिस वन ऑफ विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ये चीज ध्यान रखनी है कि इन दोनों एक्सिस में से एक एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से जाएगी, ठीक है। ये आपको बात है ना वो गांठ बांध के रख लेनी है ना। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपको हर टाइम ध्यान रखना है। कई बार क्या करते हैं कि बच्चों को पता होता है कि वो रोड के जो एंड होता है ना, जो किनारा होता है ना, उस एक्सिस पे उनको पता होता है ml²/3, ठीक है। अब वो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस l/2 होगी वहां से, ठीक है। तो वो सेंटर ऑफ मास के लिए अगर पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर तो वो I इज इक्वल टू ml²/3 प्लस m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, है ना, वो कर देते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जाती है और उसके पैरेलल कोई दूसरी एक्सिस है ना, तो जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जाएगी ना उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पैरेलल एक्सिस के अंदर एक एक्सिस है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से जाती है, और ये जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जाती है ना वो इसके पैरेलल जो एक्सिस है ना, उसकी तुलना में इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा कम होगा। यानी आई सेंटर ऑफ मास है वो इसके पैरेलल में कोई दूसरी एक्सिस है उससे हमेशा कम होगा, ठीक है। और इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ रिजिड बॉडी वेदर इट इज ए 2-डायमेंशनल बॉडी वेदर इट इज ए 3-डायमेंशनल बॉडी, ठीक है। अब अपन देखते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसके अंदर अपने को क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट तो ये
ओनली 2 डायमेंशनल बॉडीज है उनके लिए एप्लीकेबल होती है। और इसके अंदर देखो जो भी ये लाइन लिख रखी है ना, वो लाइनें ये बता रही है कि ये क्वेश्चन में मतलब आपको क्या दे रखा होगा, ये दे रखा होगा तो ये थ्योरम अप्लाई हुई है ना। तो अपन देखें, द थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना इन 2D ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेमिना। अब ये जो ये इस एक्सिस पे आ गया ना, जो क्रॉस लगा के जो प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है उसकी बात कर रहा है ना। तो यानी ये बता रहा है कि आई जेड है वो कितना होगा, तो वो ये बता रहा था सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट 2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो प्लेन के अंदर 2 एक्सिस होगी वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी, पहली बात तो होगी ये, ठीक है, इन इट्स ओन प्लेन, ठीक है, एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर, intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through it। फर्स्ट पॉइंट हो गया, जो प्लेन के अंदर 2 एक्सिस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हो गया कि ये जो दोनों एक्सिस है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहीं से परपेंडिकुलर एक्सिस है आई जेड है वो पास होनी चाहिए, है ना। तो क्या क्या पॉइंट हो गए इसके अंदर, एक तो ये कि ये 2 डायमेंशनल बॉडीज है उनके लिए एप्लीकेबल होती है। सेकंड ये है ना, वो इसके अंदर जो 2 एक्सिस होती हैं प्लेन के अंदर वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। थर्ड पॉइंट कि ये जो दोनों एक्सिस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहीं से ही परपेंडिकुलर एक्सिस है वो जानी चाहिए, ठीक है। मतलब इसके अंदर देखो, इसके अंदर आई जेड यहाँ से जा रही है। अब सपोज मैं एक प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्सिस ले लेता हूँ तो वो आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल नहीं होगी, है ना। तो तीनों है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अब इम्पोर्टेंट है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन है कि मतलब एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी का कोई एक्सिस के अलोंग एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब मैं उस रिजिड बॉडी के इक्विवेलेंट मास को कैपिटल के दूरी पर रख दूं कि उस एक्सिस के अलोंग उस रिजिड बॉडी का जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना वो इस पार्टिकल का हो जाए, समझिए। द रेडिएशन ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस वेयर द होल मास कैन बी एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब जो रिजिड बॉडी है मैं इसको एक पार्टिकल मान लूँ ना, पार्टिकल मान लूँगा तो मास है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा एक जगह। पार्टिकल अपन ने सबसे पहले बात की तो अपन ने क्या बोला था कि पार्टिकल होता है वो मास विदाउट वॉल्यूम होता है, ठीक है, मतलब मास है बट वॉल्यूम नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स द सेम, है ना, कि भाई जो रिजिड बॉडी का उस एक्सिस के अलोंग था उसको अपन एक कंसंट्रेटेड मास, इक्विवेलेंट मास, है ना, उसको के डिस्टेंस पे रख दिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही होगा जितना उस रिजिड बॉडी का है ना। तो रेडिएशन ऑफ गायरेशन, अपन एक डिस्क की बात करते हैं तो डिस्क का प्लेन से परपेंडिकुलर जो एक्सिस जाती है ना तो वो अपने को पता हाफ mr² होता है, ठीक है। अब के का आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है, यानी कोई भी एक्सिस है, ठीक है, रिजिड बॉडी के लिए कोई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कुछ, ठीक है। अब उस रिजिड बॉडी को मैंने एक पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया और इक्विवेलेंट डिस्टेंस के हैं तो वो उसके इक्वल होगा रिजिड बॉडी की एक्सिस पे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, यानी ये क्या सिंपल करने का वो तरीका है ना, जैसे अपन ने सबसे पहले एक सिंगल पार्टिकल के लिए देखा था, ठीक है, तो वैसे ही ये है। तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर और के इज इक्वल टू √I/m। तो ये हो गया। तो के है रेडिएशन ऑफ गायरेशन फॉर ए डिस्क ऑन द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू R/√2।
ऐसे ही अगर एक्सिस है वो डायमीटर के अलोंग हो तो उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी, डिस्क के अंदर ही बात करते हैं अपन, तो वो हो जाएगी r/2, यानी उसका mr²/4 होता है ना। तो ये हो गया। अब ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इफ ए पोर्शन इज सिमेट्रिकली कट अबाउट एन एक्सिस एंड मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज m, ठीक है, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज सेम एज, मतलब अगर सिमेट्रिकली अपन ने कट किया है, ठीक है, एक अपन ने सपोज ये क्या होगी, ये डिस्क होगी ना, ये डिस्क है, ठीक है, इसको अपन ने पहले मतलब मान लो कि ये डिस्क थी, इसका कुछ मास था, अपन ने इसको ऐसे कट कर दिया, एक एंगल है ना, तो और इस डिस्क का m मास की डिस्क का है वो I2 है, इसका I1 है ना, दोनों का मास इक्वल है, दोनों की रेडियस इक्वल है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इक्वल होगा, समझ रहे हो, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट है, इफ द होल मास ऑफ द रिजिड बॉडी केप्ट ओवर द एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। सपोज एक थिन रोड है, उसके लेंथ के अलोंग एक एक्सिस जा रही है, तो उस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 0 होगा। इसके अंदर आप देखो कि मतलब अपन ने क्या बात की थी, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी मास के, ठीक है, तो आप देख लो, है ना, ये इस मान लो डिस्क का 1/6 पार्ट कट किया है ना, बट मास इनका इक्वल है, रेडियस इक्वल है, तो इनका ये भी इक्वल होगा। ये आप एक बार सोचना ना, फिर भी आपको समझ में नहीं आए, वैसे तो इसके अंदर कुछ है नहीं समझने लायक, है ना, ये सिंपल सी चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूशन आप डिस्क का देख रहे हो, इसका देख रहे हो, सेम है, मास दोनों का सेम है, रेडियस दोनों की सेम है ना। ये अगर m है, मैं इसके अंदर एक 1/6 पार्ट का कट कर देता तो ये 1/6 हो जाता, m/6 हो जाता, बट मास दोनों का इक्वल है ना, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन देखना होता है, इसके अंदर शेप नहीं देखनी होती है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अपने जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हो गया, जिसके अंदर इसके अंदर जो फॉर्मूले थे, जो मेजर सीधे डायरेक्टली पूछे जाते हैं वो हो गया, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन का अगर पूछ ले तो वो अपन है वो एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो PDF नोट्स है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ ना, वो है, उसके अंदर आप देख लेना। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इस पे, जो भी मतलब अलग अलग तरीके से बनते हैं ना, ठीक है।